गंगा पुत्र स्वामी निगमानंद गंगा का सीना खोखला करने वाले माफियाओं से पहली लड़ाई तो जीत गए, लेकिन जबरन दी गई मौत ने उन्हें हरा दिया। स्वामी निगमानंद की कुर्बानी उन सभी मठाधीशों के गाल पर एक करारा तमाचा है जो गंगा बचाओ के नाम पर हर बार मोटी सुर्खियां बटोर ले जाते हैं। मात्र सदन हरिद्वार से ताल्लुक रखने वाला संत निगमानंद असलियत में गंगा पुत्र था। गंगा बचाने के लिए स्वामी निगमानंद ने 19 फरवरी को अनशन शुरू किया था, जो 27 अप्रैल 2011 तक चला। इन 68 दिनों में निगमानंद की हालत बेहद खराब हो गई थी, लिहाजा प्रशासन ने स्वामी जी की जान माल की रक्षा के लिए उनकी गिरफ्तारी की और हरिद्वार के जिला अस्पताल में दाखिल करवा दिया। लेकिन पिछले महीने की 2 तारीख को वे कोमा में चले गए, लिहाजा उन्हें उसी हिमालयन अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां 9 तारीख को काले धन के खिलाफ अलख जगाने वाले स्वामी रामदेव को 9 दिन के अनशन के बाद दाखिल किया गया था। एक और काले धन के खिलाफ अनशन करने वाले योग गुरु थे, जबकि दूसरी ओर मां गंगा को बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने वाला संत। एक पर मीडिया की नजर थी और सियासत की भी, जबकि दूसरी ओर मां गंगा के लिए लड़ने वाले संत पर किसी की नजरें इनायत नहीं थी, न सियासत के लंबरदारों की और न मीडिया की। एक संत के 9 दिन के अनशन को तुड़वाने के लिए संत समाज से लेकर सियासत के मठाधीश आतुर थे, लेकिन 63 दिन तक अनशन करने वाले गंगा पुत्र स्वामी निगमानंद से किसी को कोई सरोकार नहीं था। जबकि गंगा बचाओ अभियान पर बड़े बड़े बयान देने वाले कई दिग्गज मौजूद थे। कुछ दिन पहले बीजेपी की फायर ब्रांड नेता गंगा बचाओ के मसले पर अनशन पर बैठी तो राज्य सरकार हरिद्वार के चक्कर काटती रही। अनशन तोड़ने का विनम्र निवेदन किया गया, लेकिन स्वामी निगमानंद के प्राण रक्षा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। न स्पर्श गंगा अभियान चलाने वालों ने और न गंगा नदी को राष्ट्रीय घोषित करने वालों ने। इतना ही नहीं, कांग्रेस की नर्सरी में पैदा हुए उस पर्यावरण मंत्री ने भी स्वामी निगमानंद की खोज खबर नहीं की, जो गंगा बचाने के लिए सूबे के उत्तरकाशी जनपद से एक बड़े भूभाग को इको सेंसिटिव जोन मान चुके हैं। किसी ने नहीं पूछा आखिर गंगा पुत्र इस नाजुक हालत में कैसे पहुंचा। दरअसल शक है कि हरिद्वार के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान स्वामी को जहर दिया गया। इसकी तहरीर भी हरिद्वार कोतवाली में दी गई थी। इतना ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में भी पाया गया कि स्वामी निगमानंद के जिस्म में आर्गोनोफॉस्फेट जैसा कीटनाशक था। ये ना, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा है कि जो लोग इसमें जिनकी संलिप्तता का संदेह किया जा रहा है वो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को धन भी मुहैया करवाते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और मुख्यमंत्री के बहुत निकट माने जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है बिना सरकारी शय के ये सब काम नहीं हो सकते। एक व्यक्ति को जहर नहीं दिया जा सकता है, वो भी सरकारी अस्पताल में जहाँ सीएमएस है, सीएमओ है, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, और जिस तरह से उसमें सारी चीज़ों को जो है वो सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। और राज्य की कोई एजेंसी जांच करेगी, लोगों के मन में हमेशा संदेह रहेंगे। इसलिए राज्य की बाहर की अगर एजेंसी होगी, और सीबीआई मेरे ख्याल से इस तरह के मामलों में सबसे अच्छी एजेंसी है, इसलिए उससे तुरंत ही मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए। आज ही चिट्ठी लिखेंगे, कल तक ऑर्डर हो जाएंगे सीबीआई इंक्वायरी के, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो उसमें संलिप्त पाया जाएगा उसको दंड मिलेगा, अगर नहीं होगा तो कम से कम जिन लोगों पर संदेह किए जा रहे हैं वो समाज में मुंह दिखाने लायक तो रहेंगे। गंगा बचाओ का नाटक करने वाले ताकतवर लोगों की जमात में से किसी ने यह पूछने की मर्दानगी नहीं दिखाई कि आखिर गंगा पुत्र के जिस्म में जहर कहां से उतरा, कब उतारा गया और कैसे किसी ने स्वामी को जहर दिया, किसके कहने पर दिया गया। स्वामी की मौत से किसी को क्या हासिल होने वाला था, यह वो सवाल है जिनका जवाब पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल है, क्या कोई जवाब दे पाएगा? सच्चाई तो यह है कि पुलिस ने तफ्तीश के मानक भी तय नहीं किए, जबकि गंगा पुत्र स्वामी निगमानंद नस छोड़कर चले भी गए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कोमा में जा रहा है? टीवी 24 उत्तराखंड के लिए अवधेश नौटियाल के साथ पंडित चंद्रवल्लभ की रिपोर्ट।